Hey everyone, welcome to my channel. I'm Janvi Babde, currently pursuing Economics Honors from Sriram College of Commerce, Delhi University. And in this video, I'll give you the ultimate strategy with which you can score 100 on 100 in Business Studies Boards examination. And I personally scored 96 on 100 last year. So I know कि कैसे पढ़ना, क्या नहीं करना, especially in Business Studies examination because ये मेरा favorite subject हुआ करता था पिछले साल क्योंकि बहुत easy subject था. Like I'm not saying कि accountancy की तरह तुमको इसमें डेढ़ दो घंटा लेना है तब जाके तुम्हारे 95 प्लस बनेंगे. नहीं, तुम alternate days पे इसको 1 से 2 घंटा पढ़ोगे, लास्ट में वीक डेज पे थोड़ा रिवाइज कर लोगे, देन यू आर सॉर्टेड. तुमको कोई जरूरत ही नहीं है इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की, बस अच्छे से स्ट्रैटेजिकली पढ़ोगे तो सब हो जाएगा. ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है ना तो कोई लेट नहीं हुआ है. अगर तुम अभी भी 5 महीने अपने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब अपना पूरा अच्छे से लगा दो इसमें ऑल्टरनेट डेज पे भी स्टडी करके, क्योंकि अभी अकाउंटेंसी और मैथ्स और इंग्लिश इन सब का भी थोड़ा बर्डन होगा. इंग्लिश का तो खैर नहीं, क्योंकि इंग्लिश तो फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे ही पढ़ा जाता है ना, बट स्टिल मतलब अकाउंटेंसी और मैथ्स ही बहुत ज्यादा हो जाता है यार. तो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स को तुम ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ोगे तो सॉर्टेड है, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर तुम्हें स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ेगा. लेकिन कैसे करेंगे यार? अगर हमने मान लो सिलेबस अभी पूरा भी कर भी लिया है, तब भी तुमको थोड़े से फाइनल टचअप्स देने की जरूरत है. और जिसने नहीं किया उसका तो मैं बताने ही वाली हूँ, साथ में मैं टचअप्स भी बताने वाली हूँ कि तुमको और एक्स्ट्रा क्या चीजें करनी है. ठीक है, तो लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी वाला पार्ट. तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो. अब सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो भाई तुमको सबसे पहले यूट्यूब पे जाना है. अब कॉन्सेप्ट को करना है सही. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट को कैसे करेंगे? देखो, यूट्यूब पे जाओ, कोई भी टीचर उठा लो, इतने सारे ट्यूटर्स है यार यूट्यूब पे. तो रजत अरोड़ा सर है, ठीक है, देन वी हैव सुनील पांडा सर है, तो, फिर सीए पराग गुप्ता सर है, या फिर पीडब्ल्यू या अड्डा 24/7, किसी की भी वीडियोस उठा लो तुम. ठीक है, और उनसे कॉन्सेप्ट देखना चालू करो. ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझो उनके कि वो क्या बताना चाह रहे हैं. तो पर्सनली मैंने बिजनेस स्टडीज का कोई भी ट्यूशन नहीं लगाई थी और मैंने खुद से ही किया है पूरा बिजनेस स्टडीज विद रजत अरोड़ा सर. उनके अलावा मैं नहीं देखती थी. मतलब आई रिमेम्बर कि मैं पीडब्ल्यू में दिशा मैम की वीडियो जरूर देखती थी, क्योंकि उनकी काफी डिटेल्ड वीडियो रहती थी. ठीक है, तो तुम यूट्यूब पे जाओ, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि थ्योरी पढ़ना इज वेरी वेरी बोरिंग, मुझे पता है भाई. ठीक है, तो इसलिए यूट्यूब पे जाओ, सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपने कवर अप करो कि अच्छा जी इसमें मेरे को ये पढ़ना है. तो तुमको एक मतलब पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि अच्छा पहले ये ऐसे है, ये है और ये है. जैसे फर्स्ट चैप्टर में ही देख लो कि कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, उनका नेचर फीचर कैरेक्टरिस्टिक एक ही बात होती है. उसके बाद हम आते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, देन कोऑर्डिनेशन. तो तुम्हारे मतलब एक पैटर्न बैठ जाएगा दिमाग में कि अच्छा मेरे को इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ना है. ठीक है, तो उसके बाद तुम उसको थोड़ा सा फोकस में बैठ के पढ़ पाओगे. तो सबसे पहले हम यूट्यूब पे गए, हमने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लिया, थोड़ा पैटर्न बिठा लिया अपने दिमाग में कि अच्छा ये है. ठीक है, देन हम क्या करेंगे? देखो, अब मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी इज मस्ट. तुम्हारे पास कितनी भी रेफरेंस बुक हो, कुछ भी हो, एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना प्लीज. ठीक है, पहले तुम रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो. रेफरेंस बुक से क्यों पढ़ना? देखो, रेफरेंस बुक से तुम पढ़ सकते हो क्योंकि उसके अंदर पॉइंटर्स में चीजें दी होती है, तुमको मतलब थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहती है. वो वाला जो होता है ना, जैसे रेफरेंस बुक होती है, वो काफी इजीली तुम्हें चीजें समझा देती है. जब भी तुम्हें एग्जाम में आंसर्स लिखने होते हैं तो वो पॉइंटर्स में लिखने होते हैं, पैराग्राफ में तो नहीं लिखने होते. तो वहां पर तुम्हारी रेफरेंस बुक बहुत काम आती है. बट जो तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह बनते हैं, सीयूईटी में जो भी आएगा या फिर तुम्हारा बोर्ड्स में भी जो भी आएगा, वो सब एनसीईआरटी के बेसिस पे आएगा. तो जस्ट मेक श्योर कि तुम एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो. तो सबसे पहले हमने यूट्यूब से कर लिया, उसके बाद हम एनसीईआरटी पे आ गए, हमने एनसीईआरटी पढ़ ली. जब भी आंसर वगैरह की बात होगी, जैसे एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, एक बार रेफरेंस बुक से पढ़ लो, सो यू विल बी सॉर्टेड, राइट? तो ये करना है तुमको. अब इस प्रकार से तुम अपना सिलेबस को कंप्लीट करो पहले तो. अब सिलेबस में है क्या, मैं दिखा देती हूँ एक बार कि तुम्हें कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है. सो दिस इज योर सिलेबस. तुम्हारे 2 बुक्स है इसके अंदर, एक तो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाली बुक और एक बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग वाली बुक, राइट? तो मैंने पर्सनली सुभाष डे से पढ़ाई करी है. दैट वाज रिकमेंडेड बाय माय टीचर जो मुझे केवी में पढ़ाते थे, राइट? एंड उसके अलावा मैंने एनसीईआरटी करी है. ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो चैप्टर्स है थोड़े ट्रिकी वाले, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आराम से हो जाएगा तुम्हारा. और ये वाले सारे चैप्टर है केक वॉक है, बहुत इजी चैप्टर है, सब में एक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा है भाई. पहले फंक्शंस बताएंगे उनके, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, उनके लिमिटेशंस बताएंगे, तो यही सब फॉलो हो रहा है इसके अंदर. उसके बाद बिजनेस फाइनेंस के अंदर ये वाला थोड़े ट्रिकी चैप्टर लगते हैं यार सबको, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड फोर्थ आज इजी पीजी. ठीक है, तो इनको हमको कंप्लीट कर लेना है. 12 ही चैप्टर है, तो अगर तुम एक एक हफ्ता भी इस चैप्टर में लगाओगे तो
12 वीक्स हो जाएंगे। 12 वीक्स मतलब 3 महीने, तो 3 महीने में तुम्हारा आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज ठीक है, समझो इस बात को कि मैं क्या कह रही हूँ। नवंबर दिसंबर जन तक भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाए ना सिलेबस, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब दिसंबर तक तो हो ही जाना चाहिए था, अभी तक थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा हाफ ईयरली वगैरह के लिए, तो आगे से स्टार्ट करो। ठीक है ना, इन सबको तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बुक 50 मार्क्स की आती है एंड दिस बुक इज ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, वो सॉरी प्रोजेक्ट वर्क इज ऑफ 20 मार्क्स या 30 मार्क्स का आता है। तो भाई इसको अच्छे से कर लेना। ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। ऑब्वियसली सिलेबस ही यही है तुम्हारा, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देखो ये मैंने ना फर्स्ट चैप्टर खोल रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कुछ हाईलाइट करी है चीजें। अब मैं क्यों दिखा रही हूँ इसको, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि ये मैं इसमें लिखूं क्या, क्योंकि केस स्टडी क्वेश्चन आता है। आई कम टू दैट पॉइंट, तो मैं यही बता देती हूँ पर उसके बारे में कि जैसे यहाँ से अगर आ गया कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर, तो यहाँ पे बताओ ये वाली लाइन देंगे वो तुमको, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। अब यार मैं तो कंफ्यूज हो गई इसके अंदर कि यार ये मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड है कि या फिर ये ग्रुप एक्टिविटी की बात कर रहा है, क्योंकि मैं हो गई थी पहले। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो जैसे परवेसिव है, तो परवेसिव में हमेशा मतलब हर क्या है, तो यहाँ आ जाएगा। मल्टी डायमेंशनल में 3 डायमेंशन की बात करी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है उसमें मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार कि इसको तुम्हें मतलब इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, हाईलाइट करके और बताना है कि ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक की बात करें और कौन से कैरेक्टरिस्टिक में कौन से सब टॉपिक की बात करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये इंटरलिंक्ड वाली बात है, तो इंटरलिंक जो होता है वो इनपुट से आउटपुट में चेंज करना, जिसका क्या मतलब हुआ बताओ, ये होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कॉन्टिन्यूअस की बात हो गई, तो भाई फंक्शन, जब भी कहीं पे फंक्शन का जिक्र हो जाए तो भाई वो कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। ठीक है, अब मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो इसके अंदर अपना टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, इन सब की बात कर लेगा। तो ऐसे ही तुम्हारे केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूरे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि तुमको पूरा थ्योरेटिकल लिख के बताने की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, और उनको थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होगा तो वो पूछ लेंगे कि अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में लिख के बताओ, हमको हाईलाइट करके बताओ कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक इसमें छुपे और कौन उसको एक्सप्लेन भी करो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स। अगर तुम ये अच्छे से पढ़ के गए होगे पूरा, तुम्हें पता होगा कि अच्छा एनवायरमेंट की बात करी है, चेंजिंग एनवायरमेंट की, तो डायनामिक होगा, है ना। तो अगर तुम्हें ये आता होगा तो तुम आराम से केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और मुझे पर्सनली केस स्टडी क्वेश्चन जो थे होते थे वो ज्यादा बेटर लगते थे एज कम्पेयर टू जो क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते थे ना, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास ज्यादा कॉन्टेंट नहीं होता था। केस स्टडी के अंदर तो क्या होता है कि बस तुमको उसको हाईलाइट करके ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और बता देना है उसको, मतलब आइडेंटिफाई करना है उसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना, तो उसमें नंबर मिल जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए मतलब मेरे को अच्छे से मैंने पढ़ी थी ना वो बुक, इसीलिए ही मेरे को इतना आता था। ठीक है ना, उसके बाद केस स्टडी करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम केस स्टडी करोगे तो केस स्टडी के साथ में तुम अपनी बुक रख के भी बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें पता लगेगा कि तुम गलतियां क्या कर रहे हो। पहले खुद लिख के देखना, उसके बाद देखना कि अच्छा मैंने कहाँ पे गलती करी। ठीक है, और जब तुम केस स्टडी लेके बैठोगे नहीं ना, तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी जैसे मेरे जो सर थे, मेरे जो टीचर थे, उन्होंने मेरे को बुक दी थी, सुभाष डे की केस स्टडी वाली बुक थी वो, और उसके अंदर से जब मैंने केस स्टडी करने चालू किए तब मुझे समझ आया कि मेरी बीएसटी कितनी वीक है। ठीक है, तो इसीलिए तुमको केस स्टडी क्वेश्चन एक बार लगा के देखो। अगर तुम सही कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे तो तुम्हें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत लगेगी। ठीक है, और देखो ये नहीं है कि मैं पूरा पहले सिलेबस करूंगा उसके बाद केस स्टडी लगाऊंगा, नो दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तुमने एक टॉपिक किया, एक चैप्टर किया पूरा, और उसके बाद उसकी केस स्टडी लगाई, उसकी एमसीक्यू लगाई, उसको कवर अप करके रख दिया तुमने उस चैप्टर को। ठीक है, यू आर सॉर्टेड फॉर दैट चैप्टर। उसके बाद तुमको क्या करना है भाई कि हम दोबारा रिवाइज करेंगे। जैसे हफ्ते में तुम एक दो बार वीडियो देख लिया करो। ठीक है, जब भी फ्री टाइम मिले तुमको। तो मैं तो ऐसे ही करती थी, रात में सोते टाइम पे मैं रजत अरोड़ा सर की वीडियो लगा के बैठ जाती थी कि अच्छा चल मैं इसको देख ही लेती हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियसली तुम्हारे माइंड में चीजें सेफ होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर पेपर आएगा तो उसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। ऑलराइट ना, उसके बाद तुम्हारा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और तुम कैसे करोगे, सैम्पल पेपर लगा के करोगे। अभी तुम्हारे प्री बोर्ड्स के 2 पेपर हो जाएंगे ना। देखो वन मोर थिंग, जैसे मैंने अकाउंटेंसी वाली वीडियो में बोला था कि अगर तुम्हारे 53 भी आ रहे हैं, 54 भी आ रहे हैं, तो इट इज ऑल राइट, पर प्लीज ट्राई टू स्कोर लाइक अबव 70, 65 और 70 की लाइन में स्कोर करना कोशिश करो तुम फॉर बीएसटी, क्योंकि वो वैसे ही इजी है। और तुम यहाँ पर भी घटिया स्कोर करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है ना आगे। तो इसीलिए प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो कि थोड़ा ये जो इजी सब्जेक्ट है उसको मैं अपना स्ट्रॉन्ग बनाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सा एज मिल सके, समझ रहे हो ना। उसके बाद मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। तो देखो इन्होंने मतलब देख कितने अच्छे से लिखा है इन्होंने।
आंसर टू द क्वेश्चन इज पूरा अच्छे से एक पूरा डायग्राम बना के फ्लो चार्ट बना के दिखा दिया कि भाई टीचर पूरा ही इंप्रेस हो जाए बिल्कुल कि अच्छा इसको तो पता है सारा। अब भाई वो इतने पे ही नंबर दे देगा, मैं बता रही हूँ, इतना कोई नहीं पढ़ता तुम्हारे आंसर्स को, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया कि अच्छा कीवर्ड चाहिए होते तो कीवर्ड्स भी लिख दिए, जैसे जनरल गाइडलाइंस है उस पर हाईलाइट किया, और उसके बाद जो सारे कीवर्ड्स है उनको मार्क कर दिया आराम से, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डिवीजन ऑफ वर्क क्या क्या है सब कुछ बता दिया इन्होंने। ऑलराइट, तो भाई देखो अगर तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी सी खराब भी है ना, तो तुमको क्या करना है कि जो कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स तुम्हें पता होंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स आते हैं, है ना, कि मतलब जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो कीवर्ड ही है, और इनको आंसर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। या तुम अपने टीचर से पूछ लो, या यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है कीवर्ड्स की, उसको देख लो, ठीक है। तो उससे तुम्हारे काफी सारे आंसर जो है वो आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तुम्हारी लैंग्वेज भी खराब है ना, तब भी अगर तुम कीवर्ड्स लिख के उसको हाईलाइट कर दोगे तो ऐसे नंबर मिल जाएंगे, कोई नहीं काटेगा तुम्हारे नंबर, ठीक है। देखो तुम्हें ऐसे अपने जो आंसर्स है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट, देखो ये पूरा स्टेप्स के साथ बता दिया कि अच्छा ये स्टेप्स है, और उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया। तो अगर तुम जल्दी लिख सकते हो तो इसको प्लीज अपने इनकॉर्पोरेट करना आंसर राइटिंग में फ्रॉम द प्री बोर्ड, जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे तब से, ठीक है। एंड यू विल सी मैसिव रिजल्ट्स, ठीक है। और देखो तुमको इतने ज्यादा सैम्पल पेपर भी लगाने की जरूरत नहीं है। द थिंग यू कैन डू इज कि अपने जो प्री बोर्ड्स है उनको अच्छे से दो, उसमें ही अपनी आंसर राइटिंग पता लगाओ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है वो पता लगाओ, और अपने टीचर से ही पूछ लो कि मैं कहाँ पे सही कर सकता हूँ खुद को। ऑलराइट, और बाकी तो क्या कहते हैं कि अगर तुम सैम्पल पेपर ना भी लगाओ तो भी चलेगा, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे लिखना कैसे है। जब तुम एक दो बार दो तीन प्री बोर्ड्स दे दोगे ना, अपने दो प्री बोर्ड्स दे दोगे, दो सैम्पल पेपर लगा दोगे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे को लिखना कैसे है। और जब तुम्हें ये पता चल जाएगा तो उसके बाद सिर्फ तुम क्वेश्चन देख के ही खुद दिमाग में सॉल्व कर लेना, तो तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना। मैंने तुम्हें बता दिया कि आंसर कैसे लिखना है, और सैम्पल पेपर का यूज करना है तुमको, प्री बोर्ड्स का यूज करना है, सर से पूछना है कि अच्छा जी मैं कहाँ कहाँ पे सही कर सकती हूँ खुद को, ठीक है। नाउ if I can do it, so you can. Have faith in yourself and you will get through it. And let me एक बार give you a quick summary of what all I have told you. सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, और ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम अगर 80% तक भी अपने चैप्टर को पूरा कर चुके हो तो उसके बाद केस स्टडी लगाना चालू करो, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं हो पाता किसी भी चीज में, तो उसको केस स्टडी से तुम परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हो। केस स्टडी लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, और तुम्हें वीडियोस भी मिल जाएगी फ्रॉम यूट्यूब की PYQs बिजनेस स्टडीज की, तो उनको देख के तुम सॉल्व करना चालू करो अपने PYQs को। MCQ की प्रैक्टिस करो। MCQ की क्यों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसके अंदर से तुम्हें कीवर्ड्स पता लगेंगे। पहले तो तुम्हारे NCERT दोबारा रिवाइज हो जाएगी, NCERT से ही MCQs आते हैं, और उसके बाद तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, अपने सैम्पल पेपर लगाने हैं उसके साथ में, ठीक है। और अपने टीचर से पूछना है कि कहाँ मैं और ग्रो कर सकता हूँ खुद को, अंडरलाइन करनी है चीजें, अच्छे से पूरा प्रेजेंट करना है। दो तीन बार अपने आंसर्स को लिख के देखो और समझो कि कहाँ पे तुम इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। NCERT इज मस्ट, क्योंकि इसके बाहर से पेपर नहीं आता, NCERT से ही सारा तुम्हारा पेपर उठ के आएगा। रेफरेंस बुक पढ़ो फॉर द पॉइंटर्स, की तुम्हें पता लगे कि अच्छा ये पॉइंटर्स मैं यूज कर सकती हूँ, और बस इतना ही करना है बिजनेस स्टडीज के लिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ो एंड यू विल बी सॉर्टेड। एंड वन मोर थिंग, आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे तो फुली आने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने बहुत पढ़ा उसके लिए, क्योंकि मेरे को एक सब्जेक्ट में फुल चाहिए था, और मुझे लगा कि वो सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज हो सकता है, क्योंकि अकाउंट्स और मैथ्स में तो बिल्कुल ही मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, और यहाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। तो क्या हुआ कि इतना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, लास्ट में मैं बहुत एंशियस हो गई, क्योंकि पहला ही पेपर फिजिकल एजुकेशन के बाद मेरा बिजनेस स्टडीज का था, और वहाँ मैं इतना एंशियस हो गई लिखते लिखते पेपर कि मैंने 3 MCQs गलत कर दिए, एंड आई डोंट नो कि एक नंबर शायद थ्योरी में कहीं कटा होगा, सो दैट इज व्हाट हैपेंड। और मैंने थोड़ा पेपर भी ध्यान से नहीं पढ़ा था उसका, तो एक तो मेरी सिली मिस्टेक थी, बाकी सारा सिली मिस्टेक किया मैंने 4 नंबर का, तो वो थोड़ा सा रिग्रेट है मेरे अंदर अभी भी, बट स्टिल लुक द थिंग इज कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन बिजनेस स्टडीज, और अंडर कॉन्फिडेंट रहने वाली कोई चीज ही नहीं है। यू कैन डेफिनेटली स्कोर 100 on 100, बट जस्ट थोड़ा सा अपना माइंडसेट सही रखना पेपर देते टाइम, और बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, तो उसको मतलब थोड़ा सा प्रेशर वाली सिचुएशन जब आ जाए तो जस्ट ट्राई टू स्टे काम इन दैट, एंड यस यू विल डू इट, एंड आई ट्रस्ट यू, इवन इफ नो वन डज, आई डू, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट of any other subject, ठीक है, मे बी मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कमेंट डाउन बिलो, मैं सब बता दूंगी जो मैंने किया। और इफ यू वांट तो मैं तुमको अपना प्रीवियस ईयर के मतलब जो मेरा पेपर था पर्सनली, वो मैं तुमको PDF के फॉर्मेट में दे सकती हूँ सारे पेपर, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।